मेरा नाम राजा खान है और मैं कोहाट का रहने वाला हूँ। पेशा मेरा ट्रक ड्राइविंग है और इस काम में अब मुझे लगभग 30 साल हो चुके हैं। इतने लंबे अरसे में सड़कों पर क्या कुछ नहीं देखा। हादसे, उल्टी हुई बसें, रात के अंधेरे में जंगलों के बीच खराब हो जाने वाले ट्रक, डाकू, पुलिस की चेकिंग, सब कुछ। लेकिन कुछ वाकयात ऐसे भी हुए हैं जिनके बारे में मैंने कभी किसी से खुलकर बात नहीं की। इसलिए नहीं कि ज़बान नहीं चलती, बल्कि इसलिए कि अगर मैं सच सच बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था तो लोग मुझे पागल समझेंगे या कहेंगे, अरे राजा, तू तो बड़ा डरपोक निकला यार, हर चीज़ में जिन्नात देखने लगा है। मैं खुद भी कभी कभी सोचता हूँ शायद ये सब मेरा वहम था, लेकिन फिर जब सर के पीछे का वो जख्म याद आता है, वो टांके, वो 2 महीने का आराम, तो यकीन हो जाता है कि नहीं, जो कुछ हुआ था वो सब हकीकत थी, सिर्फ ख्वाब नहीं था। मैं आप लोगों तक ये बातें पहले भी पहुंचाना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं हुई। एक दिन मैं रात को हाईवे पर ट्रक चला रहा था, तन्हा था और मोबाइल पर यूट्यूब पर ही कोई नात सुन रहा था। अचानक ऑटो प्ले में आपकी खौफ का सफ़र चैनल की एक हॉरर कहानी लग गई और मैंने सुना कि आप ट्रक ड्राइवर भाइयों के वाकयात भी लोगों तक पहुंचाते हैं। बस वहीं से मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो, जो दिल में बरसों से दबा हुआ है वो इस बंदे के ज़रिए शायद सब तक जा सके, और अगर मेरी वजह से कोई एक ड्राइवर भाई भी मोहतात हो जाए तो शायद मैं किसी मुसीबत से उसे बचा सकूं। तो अब जो वाकया मैं सुना रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं, ये मेरा जीता जागता सच है। ये बात आज से तकरीबन 20 साल पहले की है, शायद 2004 के आसपास की। तब मुझे ड्राइविंग करते हुए 10 साल के करीब हो गए थे, लेकिन इतना तजुर्बा नहीं था जितना आज बैठा हूँ। मेरे साथ उस ज़माने में एक क्लीनर काम करता था। 4-5 साल वो मेरे साथ रहा। सामान लादना, उतरवाना, टायरों में हवा चेक करना, छोटे मोटे काम, सारा कुछ वही देख लेता था। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बाद में पता चला कि रीढ़ की हड्डी में मसला हो गया है। डॉक्टर ने उठने बैठने और भारी वज़न उठाने से मना कर दिया। अब जाहिर है ट्रक की मजदूरी में जिस्म का मजबूत होना ज़रूरी है। वो बेचारा ना चाहते हुए भी काम छोड़ गया। अब मेरे लिए मसला ये हुआ कि नया क्लीनर मिल ही नहीं रहा था। उस ज़माने में अच्छे हेल्पर ज़्यादातर कराची, लाहौर, रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में ही मिलिया करते थे। हम जैसे छोटे शहरों में, वो भी कोहाट साइड पर, कोई अच्छी तरह काम करने वाला बंदा मिलना मुश्किल था। 2 महीने मैंने ज़बरदस्ती अकेला ही ट्रक चलाया। खुद ही लोडिंग, खुद ही अनलोडिंग, खुद ही मेंढक की तरह नीचे ऊपर चढ़ना उतरना। थक भी जाता था, मगर क्या करता, रोजी रोटी भी तो चलानी थी। मैं सोचता रहता कि किसी दिन सफ़र के दौरान ही कोई मुनासिब लड़का मिल जाए जो साथ काम करने लगे। मुझे उस वक्त ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यही सोच एक दिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। एक रात की बात है, मुझे पेशावर से लाड़काना की तरफ माल लेकर जाना था। इन दिनों मोटरवे और 4 लेन हाईवे इतने आम नहीं थे। ज़्यादातर सिंगल सड़कें थीं जो कभी वादियों, कभी पहाड़ों और कभी सुनसान मैदानों के बीच से गुजर जाती थीं। इस रात मैं कलात के पहाड़ी इलाके से निकलकर अंदरूने सिंध की तरफ आ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, शायद 11:30-12 का टाइम होगा। मैं तकरीबन 4-5 घंटे मुसलसल ड्राइविंग कर चुका था। आंखें भारी हो रही थीं और पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। मैं दिल में सोच रहा था कि काश आगे कहीं कोई होटल मिल जाए तो गाड़ी रोककर पेट भर के खाना खा लूं, चाय पी लूं, थोड़ी आंखें भी ठंडी हो जाए। अभी ये सोच ही रहा था कि एक मोड़ मुड़ते ही दूर सड़क के कोने पर मुझे एक होटल नजर आया। ऊपर एक मुड़ा तोड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर मध्यम रोशनी में अल-हमदू होटल लिखा हुआ नजर आ रहा था। होटल देखकर दिल को कुछ तसल्ली हुई, मगर अगले ही लम्हे एक अजीब सी घबराहट भी हुई, क्योंकि इतना सुनसान इलाका था कि होटल के आसपास ना कोई और ट्रक खड़ा था, ना बस, ना कार। पूरा एरिया बिल्कुल सन्नाटा, सिर्फ दूर कहीं झिंगरों की आवाज और हवा की सरसराहट। लेकिन होटल की छत के पीछे से पतला सा धुआं जरूर निकल रहा था, जिससे अंदाजा हुआ कि अंदर चूल्हा जल रहा है, यानी खाना पकता होगा। मैंने सोचा कि चलो जो भी है, कम से कम चाय तो मिल ही जाएगी। मैंने ट्रक होटल के सामने लाकर साइड में खड़ा कर दिया और पहले होटल के बाहर लगे प्लास्टिक के टैंक पर जाकर हाथ मुंह धोए। रात ठंडी थी, पानी भी सर्द, कुछ होश ताज़ा हो गया।
फिर मैंने अंदर की तरफ मुंह करके आवाज दी, ओ भाई कोई है? मेरी आवाज सुनते ही पर्दे के पीछे से एक जवान सा लड़का बाहर आया। उम्र बमुश्किल 20-22 साल होगी। सफेद शलवार कमीज पहने हुए था, गले में पुराना सा गमछा, आंखों में अजीब सी चमक, चेहरे पर कुछ हद से ज्यादा खुशी, जिसे देखकर मुझे पहली नजर में ही थोड़ा सा अनईजी महसूस हुआ। वो लंबी गर्दन आगे करके बोला, जी भाईजान, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और आहिस्ता से कहा, भाई बहुत भूख लगी है, खाना मिल जाएगा? वो जरा सा उदास होकर बोला, खाना तो मिल जाएगा मगर थोड़ा वक्त लगेगा भाईजान, अभी सालन चढ़ा है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा, चलो ठीक है, जब तक खाना बनता है चाय बना दो एक। वो चेहरे पर अजीब सी खुशी के साथ बोला, बस अभी लाया, आप आराम से बैठें। वो अंदर मुड़ा तो मैंने ध्यान दिया कि होटल के अंदर से बर्तनों की खटपट और तड़के की आवाजें आ रही थीं, यानी अंदर कोई और भी मौजूद था जो खाना बना रहा था। होटल के बाहर टूटी फूटी चारपाइयां बिछी हुई थीं। मैं एक चारपाई पर जाकर नीम लेट सा गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे महसूस हुआ कि पर्दा हटा और एक बूढ़ी सी औरत हाथ में लकड़ी का सहारा लिए झुकी झुकी सी बाहर आई। सर पर दुपट्टा सख्ती से बंधा हुआ, कमर आधी झुकी हुई, आंखों में पीलापन मगर चेहरे पर मुस्कुराहट। मैं फौरन उठकर बैठ गया और अदब से बोला, अस्सलामु अलैकुम अम्मा जी। वो हल्का सा हंसी, वालेकुम अस्सलाम बेटा, अरे आराम से लेटे रहो, तुम तो बड़े दूर के मुसाफिर लगते हो, हमारा तो रोज का यही काम है, रोज कोई ना कोई तुम्हारे जैसा यहाँ आता है और फिर यहीं का होकर रह जाता है। उसका ये जुमला सुनकर मैं एक लम्हे के लिए चौंका। यहीं का होकर रह जाता है, इस बात का मतलब मैं उस वक्त समझ न सका। सोचा शायद वो यूं ही मुहावरे में कह रही होगी कि घंटा 2 घंटा रुके रहते हैं। बूढ़ी अम्मा मेरे करीब चारपाई के पाए के पास बैठ गईं और आम सी बातें करने लगीं। बातों ही बातों में पता चला कि वही लड़का उसका बेटा है। बाप का कई साल पहले इंतकाल हो चुका है। अब ये माँ बेटा मिलकर ही इस पुराने होटल को चला रहे हैं। पहले कभी यहाँ से बसें, ट्रक काफ़ी गुजरते थे, रिज्क भी अच्छा मिल जाता था, मगर अब सड़क का रूट बदल गया है, सो कम ही गाड़ियाँ इधर से गुजरती हैं। बात करते करते अम्मा जी ने अचानक मुझसे पूछा, बेटा तुम अकेले हो? आमतौर पर तो ट्रक वाले साथ कोई क्लीनर जरूर रखते हैं। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, जी अम्मा, था एक लड़का, 4-5 साल मेरे साथ रहा, बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने काम से रोक दिया, तब से अकेला ही घूम रहा हूं। अभी तक कोई दूसरा बंदा मिला ही नहीं जो साथ रख लूं। मेरी बात सुनते ही अम्मा जी ने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा और बोली, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं बेटा? मैंने कहा, जी अम्मा बोले। वो बोली, तुम मेरे लाल को अपने साथ रख लो ना, बहुत मेहनती है, काम सीख जाएगा, तुम्हारा भी हाथ बटाएगा, हमारी भी जिंदगी संवर जाएगी। मैं एकदम चौंका, अम्मा मैं तो इस तरफ बहुत कम आता हूं, अगर उसे साथ ले गया तो फिर रोज तुम्हारी मदद को कौन होगा यहाँ? तुम अकेली ये होटल कैसे चला सकोगी? वो हल्का सा मुस्कुराई मगर आंखों में नमी उतर आई। अब बेटा ये होटल कब तक चलेगा? मेरे हाथों में अब पहले जैसी ताकत कहाँ? वैसे भी अब बहुत कम गाड़ियां इधर से आती हैं, बमुश्किल 2 टाइम का खाना पूरा होता है। मैं तो थोड़े दिनों की मेहमान हूं, आज नहीं तो कल तुम्हारे बाबा की तरह मैं भी ये सब छोड़कर चली जाऊंगी। बस मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं मरने से पहले अपने लाल को किसी अच्छे हाथ में दे जाऊं ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए। ये कब तक इस टूटे फूटे होटल में बर्तन रगड़ता रहेगा? ये कहते कहते उन्होंने हाथ जोड़ लिए। तुम इसे अपने साथ रख लो बेटा, मैं कसम खा के कहती हूं, पूरे दिल से तुम्हारा हाथ बटाएगा। गलती करे तो बड़े भाई की तरह डांट लेना, मैं इसे अच्छी तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी हर बात माने। उनके लहजे में ऐसी बेबसी थी कि मेरा दिल पसीज गया। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर तुम राजी हो और लड़का भी खुद जाना चाहे तो मैं उसे साथ रखने को तैयार हूं। मेरी हाँ सुनते ही अम्मा जी के चेहरे पर अजीब तसल्ली सी छा गई। उन्होंने जोर से अंदर आवाज लगाई। वही लड़का दौड़ता हुआ आया। अम्मा ने उसे सीने से लगा लिया। उस वक्त उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, जैसे कोई अपनी देरीना मुराद पूरी होते देख रहा हो।
जब वो दोनों गले मिल रहे थे तो मैंने साफ सुना कि अम्मा जी ने आहिस्ता से उससे कहा, जल्दी इसे लेके वापस भी आ जाना लाल, अपनी माँ को ज्यादा इंतजार मत कराना। तुम जानते हो ना, तुम्हारी अम्मा को इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं। ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल में एक अजब सा खटका हुआ। मैंने सोचा, ये कैसा जुमला है? क्लीनर बन के जा रहा है, सालों नहीं दिनों में आता जाता रहेगा। लेकिन अम्मा की आंखों में उस वक्त जो नमी और अजब मुस्कुराहट मिली जुली थी, उसे देखकर मैंने मजीद कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। खैर, खाना आया, मैंने खूब पेट भर के खाया। लेकिन अजीब बात यह हुई कि खाना ख़त्म करते ही मुझे बहुत भारीपन महसूस होने लगा, जैसे सालन के हर नवाले में सीसा भरा हो। सीना जलने लगा, मतली सी आने लगी। फिर भी मैंने सोचा शायद ज़्यादा खा लिया है। बिल देकर मैंने होटल से निकलते हुए अम्मा जी और उस लड़के को सलाम किया और वो लड़का मेरे साथ ट्रक में क्लीनर बनकर बैठ गया। होटल से निकलते ही मैंने महसूस किया कि लड़के का रवैया ज़रा अजीब है। कभी वो खिड़की से बाहर अंधेरे में घूरता रहता, कभी बेवजह मुस्कुरा देता, कभी अपने आप से ही कुछ बड़बड़ाने लगता। मुझे लगा शायद पहली बार अपने गांव से दूर निकला है, माँ का ख्याल आ रहा होगा या थोड़ा सादा दिमाग है। मैंने दिल में कहा, चलो जो भी है, मुझे तो बस क्लीनर चाहिए, अक्लमंद या पागल, बस हाथ पैर चलने चाहिए। होटल से निकले हमें मुश्किल से 2 घंटे हुए थे कि एक सुनसान सड़क के टुकड़े पर अचानक ट्रक ने झटके खाने शुरू कर दिए और फिर धम से सड़क के किनारे रुक गया। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक अंधेरा, सिर्फ कहीं कहीं झाड़ियां और ऊपर टिमटिमाते सितारे। मैंने ब्रेक लगाई, ट्रक साइड पे रोका और नीचे उतरकर पिछली तरफ जाने लगा कि देखूं क्या मसला है। मैं ट्रक के नीचे लेटकर जॉइंट वगैरह देख रहा था कि मुझे बहुत धीमी सी रोते हुए किसी की आवाज़ सुनाई दी। पहले मैंने सोचा शायद वहम है, मगर फिर कान लगाकर सुना तो बिल्कुल साफ किसी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। ध्यान से गौर किया तो पहचान गया, ये मेरे साथ बैठे इसी लड़के की आवाज़ थी। मैंने ट्रक के नीचे से ही जोर से आवाज़ दी, ओ भाई इधर आना ज़रा। मेरी आवाज़ के साथ ही मैंने ऊपर से ट्रक का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और फिर सड़क पर किसी भारी लोहे की चीज़ के घिसटने की सी आवाज़ आने लगी। खर्र खर्र। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोटा सा लोहे का पाइप सड़क पर घसीटता हुआ मेरी तरफ ला रहा हो। मेरा दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से ट्रक के नीचे से सर निकालकर पीछे देखा तो वही लड़का मेरे सर के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसके हाथ में वाकई एक मोटा सा लोहे का पाइप था, जिसे वो बिला वजह सड़क पर घसीटते हुए लेकर आया था। पाइप इतना भारी भी नहीं था कि उसे घसीटा जाए, आराम से उठाया जा सकता था। फिर भी वो उसे रगड़ता हुआ लाया था, जैसे जानबूझकर आवाज पैदा कर रहा हो। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो मुझे मुसलसल घूर रहा था और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। मैं फौरन ट्रक के नीचे से निकलकर खड़ा हो गया और कदरे सख्त लहजे में पूछा, ये पाइप क्यों ले आए हो? मैंने तुमसे तो कुछ नहीं मंगवाया। वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, आंखों में वही अजीब सी चमक, और बोला, अभी नहीं, आगे चलकर जरूरत पड़ेगी इसकी। मेरी समझ में कुछ ना आया। किसको जरूरत पड़ेगी और क्यों? वो धीमी आवाज में बोला, तुम्हें नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगी। ये कहकर वो बिना कुछ और बोले आहिस्ता से मुड़ा, वापस जाकर ट्रक के केबिन में बैठ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल में अजीब वसवसा उठा, कहीं ये लड़का वाकई पागल तो नहीं या फिर कुछ और ही चक्कर है। खैर, मैंने जबरदस्ती ध्यान हटाकर ट्रक का मसला देखा। मामूली सी बात थी, ठीक करके वापस केबिन में आ बैठा। जैसे ही मैं केबिन में बैठा, मुझे एकदम से अंदर बहुत ठंडक महसूस हुई। बाहर मैं अभी अभी नीचे ग्राउंड पर था, ऐसी खास ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन केबिन के अंदर हवा जैसे बर्फ हो गई हो। मैंने शीशा चेक किया, सब बंद थे। इसके साथ ही अजीब सी कैफियत ये होने लगी कि बार बार ऐसा महसूस हो कि मेरे और लड़के के अलावा केबिन की पिछली सीट पर कोई और भी बैठा है, जैसे कोई बिल्कुल बीचों बीच सीधा हमें घूर रहा हो। मैं फौरन मुड़कर पीछे देखता तो सीट खाली, फिर सामने सड़क पर नजर डालता तो चंद लम्हों बाद दोबारा वैसा ही एहसास कि नहीं, कोई है यहां। मैंने दिल में ला हौल वला कुव्वत पढ़ा, खुद को समझाया कि थकन है, वहम हो रहा है।
अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि चलते चलते अचानक ट्रक ने जोर जोर के झटके खाने शुरू किए और इस बार तो जैसे जान ही निकल गई हो। इंजन ने जोर की 2-3 आवाजें निकाली और बिल्कुल बंद हो गया। मैंने मुश्किल से ट्रक को सड़क के किनारे रोक लिया। इस बार आवाज आगे इंजन वाली तरफ से आ रही थी। मैंने लड़के से कहा, उतरो नीचे, टॉर्च लेके आओ, देखें क्या गड़बड़ है। वो आहिस्तगी से उतरा। मैं आगे जाकर बोनट के पास खड़ा हुआ। देखता हूं तो बोनट के अंदर से हल्का सा धुआं उठ रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर बोनट की हुक को छूने की कोशिश की। जैसे ही हाथ लगा मेरी उंगलियां जल गईं। बोनट इतना तप चुका था कि हाथ रखना मुश्किल। मैंने जल्दी से कपड़ा लपेटा, मुशक्कत करके बोनट खोला। अंदर झांका तो एक तरफ वायरिंग के पास कहीं से चिंगारियां और हल्की सी आग लगी हुई थी और अंदर का सारा हिस्सा काले धुएं से भर गया था। उस धुएं में ऐसी जलन थी कि आंखों में पड़ते ही आंखें जलने लगीं। मैंने घबराकर आंखों को रगड़ना शुरू कर दिया। अभी मैं आंखें मसल ही रहा था कि अचानक फिर वही आवाज, जैसे लोहे का पाइप सड़क पर घसीटता हुआ तेजी से मेरी तरफ आ रहा हो। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। मैंने आंखों से कपड़ा हटाने की कोशिश की, मगर धुआं इतना था कि साफ देख नहीं पा रहा था। अचानक पीछे से मेरे सर के अकब पर बहुत जोर का, इतना जोर का झटका लगा कि मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि पहले वार के बाद वहीं झुकते झुकते मैंने दोनों हाथ सर के पीछे रख दिए। फिर भी उसी जगह पर एक और जरब पड़ी और मैं वहीं जमीन पर गिर गया। गिरने से पहले बस एक झलक मैंने देखी थी। वही लड़का, उसी के हाथ में वो मोटा लोहे का पाइप और चेहरे पर ऐसी खन्नास मुस्कुराहट जिसे देखकर रूह कांप जाए। उस लम्हे मेरे दिमाग में यही आया कि मैंने शायद किसी डाकू या कातिल को सीधा साधा समझकर अपने साथ रख लिया है। ये अब मुझे मारकर माल भी लूटेगा और ट्रक भी हथिया लेगा। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि कितनी देर तक मैं बेहोश रहा। जब होश आया तो मुझे सबसे पहले ठंडी सी हवा का झोंका और ट्रक के अंदर डीजल की हल्की सी बू महसूस हुई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं तो देखा कि मैं अपने ही ट्रक के केबिन के अंदर पिछली सीट पर लेटा हुआ था। सर के पीछे शदीद दर्द था। हाथ ले जाकर देखा तो सर खून से लथपथ था और खून अब भी बह रहा था। अभी मैंने पूरी तरह उठने की कोशिश ही की थी कि महसूस हुआ ट्रक चल रहा है और वो भी तेज रफ्तार में। डर के मारे मेरा हलक खुश्क हो गया। मैंने लेटे लेटे ही हिम्मत करके आगे की तरफ देखने की कोशिश की, मगर जैसे ही सर जरा सा जुनबिश देता आंखों के सामने अंधेरा आ जाता, चक्कर आते और मैं वापस गिर पड़ता। मैंने वहीं लेटे लेटे बहुत आहिस्ता मगर पूरी ताकत लगाकर आवाज दी, ओए कौन है? कौन चला रहा है गाड़ी? मुझे कहां ले जा रहे हो? 2-3 बार मैंने यही जुमला दोहराया। पहले तो कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक ड्राइविंग सीट से बहुत तेज गुस्से से भरी आवाज आई, चुप कर बैठा रह, जहां पड़ा है ना वहीं पड़ा रह। ज्यादा आवाज की तो अभी यहीं नीचे सड़क पे फेंक के ट्रक के नीचे पीस दूंगा। इस आवाज को सुनते ही मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। ये आवाज किसी और की नहीं, उसी लड़के की थी जिसे मैंने क्लीनर बनाकर अपने साथ रखा था। अब मुझे यकीन हो गया कि ये न बेवकूफ था न सादा, बल्कि बहुत चालाक और खतरनाक आदमी, या कुछ और है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से फिर पूछने की कोशिश की, मगर उसने मजीद ऐसी गालियां और धमकियां दी कि मैं खामोश हो गया। कुछ देर बाद ट्रक की रफ्तार आहिस्ता होने लगी, फिर पूरी तरह रुक गया। मुझे दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। लगता था वो नीचे उतर गया है। मैंने पूरी कुव्वत जमा करके पिछली सीट से ऊपर उठना चाहा। किसी तरह घिसटता हुआ पहलू के बल होकर शीशे से बाहर झांका और जो मंजर मैंने वहां देखा उसने मेरा दिल हलक में लाकर रख दिया। मेरा ट्रक किसी और जगह नहीं बल्कि वही अलहम्द होटल के सामने खड़ा था, यानी
वो लड़का मुझे मारकर मेरे ही ट्रक को वापस उसी होटल पर ले आया था जहां से हम चंद घंटे पहले निकले थे। उस वक्त रात और गहरी हो चुकी थी। हवा में एक अजब सी ठंडक, सन्नाटा पहले से भी ज्यादा। मैंने देखा वो लड़का ट्रक से उतरकर होटल की तरफ जा रहा था। अभी वो दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि पर्दा हटा और वही बूढ़ी अम्मा बाहर निकल आईं। मगर इस बार उनके चेहरे पर पहले वाली सादगी नहीं थी। आंखों में एक अजीब वहशत थी जिससे मेरा दिल कांप गया। वो लड़के को देखते ही ऐसे खुश हुईं जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो गया हो। दूर से ही मैंने सुना वो कह नहीं थी, आ गया मेरा लाल, कहा था ना ज्यादा देर नहीं लगेगी। लड़का आगे बढ़कर उनके करीब हुआ और बड़े फख्र से बोला, देख अम्मा, मैं कहता था ना इसे ले आऊंगा तो जरूर। तुम्हारा एक और बदला पूरा हो गया। आज एक और ट्रक वाला हमारे हिस्से में आ गया। ये अल्फाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अम्मा जी अचानक एक ऐसी दहशतनाक कहकहा मारकर हंसने लगी कि इर्द गिर्द के अंधेरे में सिर्फ उनकी हंसी ही गूंजने लगी। वो हंसी न औरत की लगती थी न इंसान की। मैंने जिंदगी में इतनी भयानक आवाज कभी नहीं सुनी थी। हंसते हंसते उनका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। मैं देखता हूं कि उनके चेहरे की जिल्द ऐसे सड़ने गलने लगती है जैसे आग के अंगारों में जल रही हो। आंखें जो पहले पीली पीली थीं, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सफेद हो गईं। पुतनियां गायब, सिर्फ खाली डरावना सफेद गोला। होंठ पीछे को खिंच गए, दांत नंगे हो गए और मुस्कुराहट एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई जिसे देखकर किसी की भी जान निकल जाए। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ देख रहा हूं वो हकीकत है। दिल में आया कि मैं अभी जाग जाऊंगा, ये सब कोई डरावना ख्वाब निकला होगा। मगर सर के जख्म की जलन, बहता हुआ खून और ट्रक के कैबिन में बंद फिजा ने मुझे बता दिया कि नहीं, ये सब हकीकत है। अब तक मुझे लड़के की सिर्फ पीठ नजर आ रही थी। वो अम्मा की तरफ मुंह किए खड़ा था और अम्मा का बदला हुआ चेहरा मेरे तरफ रुख किए था। मैंने सोचा, अगर ये अम्मा ऐसी हैं तो फिर ये लड़का। इसी ख्याल में था कि लड़का आहिस्ता आहिस्ता पलटकर ट्रक की तरफ देखने लगा। जैसे जैसे उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ता गया, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े होते गए और जब उसका चेहरा पूरी तरह तेली रोशनी में मेरे सामने आया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा इस बूढ़ी औरत से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। आधा चेहरा ऐसे जलकर काला पड़ा हुआ था जैसे तेजाब फेंका गया हो। जिल्द लटक रही थी, आंख के पास गोश्त के रेशे झूल रहे थे। एक आंख पूरी तरह बंद, दूसरी आंख सुर्ख अंगारे की तरह जल रही थी। होंठ किसी ने काट कर लंबे कर दिए हों। एक कोने से दूसरे कोने तक चीरा सा पड़ा था और वहां से सियाह सा मादा रिस रहा था। ये मंजर देखते ही मुझे यकीन हो गया कि ये दोनों न इंसान हैं न जिंदा मखलूक। ये कोई भटकती हुई खबीस रूहें हैं जो शायद सालों से इसी सुनसान जगह पर ड्राइवरों को अपना शिकार बना रही हैं। इसी लम्हे मुझे मेरे दादा दादी की बातें याद आईं जो बचपन में सुनाया करते थे। रात के 12 से 3 बजे तक का वक्त जिन्नात और आसेब का पहर होता है। इस वक्त सुनसान जगहों पर अकेले नहीं निकलना चाहिए। जो भी इधर उधर भटकता है वो अक्सर इन चीजों का शिकार हो जाता है। मुझे एहसास हुआ कि शायद इस वक्त वैसा ही कोई पहर चल रहा है और मैं बिल्कुल उनके जाल में आ चुका हूं। मैंने जल्दी से पीछे हाथ ले जाकर सीट के साथ लटके हुए कपड़ों में से एक कपड़ा पकड़ा और उसे अपने सर पर जोर से बांध दिया ताकि खून का बहना रुक जाए। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, आज अगर मैं यहां से जिंदा निकल गया तो जिंदगी भर रात में ड्राइविंग नहीं करूंगा। इसी वक्त मुझे अपनी मां की एक बात याद आई। वो अक्सर कहती थी, बेटा अगर कभी ऐसी जगह फंस जाओ जहां इंसान भी ना हो और दिल बहुत घबराए तो पूरी सच्चाई से अल्लाह को पुकारो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, 4 कुल पढ़ो, फिर देखना कैसे हिफाजत होती है और नीयत कर लो कि बच गया तो अल्लाह के नाम पर सदका जरूर दूंगा। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली, कोई 30 रुपए का नोट निकला।
मैंने दिल ही दिल में नीयत की, या अल्लाह, अगर तूने आज मुझे इन खबीस रूहों से बचा लिया तो मैं सुबह होते ही ये पैसे तेरे नाम का सदका करूंगा और जिंदगी भर रात के सफर में सिर्फ तेरा नाम लूंगा, कोई और गाना कुछ नहीं। साथ ही मैंने ट्रक के एक नोकीले कोने से अपने अंगूठे पर हल्की सी खराश डाली। 2-4 कतरे खून के निकल आए। मैंने वो खून अपने माथे पर लगाकर आहिस्ता से बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक, सूरतुन नास, जो याद थी सब पढ़ता गया। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था मुझे अजीब सा हौसला आने लगा। दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता काबू में आने लगी और जिस्म में इतनी ताकत महसूस होने लगी कि मैं घिसटते घिसटते पिछली सीट से आगे ड्राइविंग सीट तक जा पहुंचा। अच्छी बात यह हुई कि जब उस लड़के ने ट्रक रोका था तो शायद जल्दी में ट्रक का इंजन मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया था। चाबी अब भी लगी हुई थी और बिजली का निज़ाम ऑन था। बाहर अम्मा और वो लड़का आपस में ही अपनी भयानक आवाज़ों में हंसी मजाक और बातें कर रहे थे, शदीद एतमाद के साथ कि ये तो अब कहीं गया नहीं, यही हमारा शिकार है। उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैं होश में आ चुका हूँ और उनके जाल से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कांपते हाथों से चाबी को थोड़ा सा घुमाया। ट्रक स्टार्ट था, बस मैंने ओवर एक्सेलरेटर दिया, पहला गियर डाला और पूरी जान से क्लच छोड़कर ट्रक को झटके से आगे भगा दिया। अचानक हरकत होते ही अम्मा और वो लड़का दोनों चौंक गए। मैंने साइड के शीशे से एक झलक देखी कि वो दोनों हवा में उछलते हुए मेरी गाड़ी के पीछे लपके, मगर मैं अब पीछे देखने का रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ट्रक को इतनी तेज रफ्तार से दौड़ाया जितना पहले कभी नहीं चलाया था। सुनसान सड़क, दाएं बाएं अंधेरा, आगे हेडलाइटों की रोशनी में बस काली डामरी पट्टी नजर आ रही थी। मैं पूरे जोर से या अल्लाह, आयतल कुर्सी, दरूद शरीफ, जो याद आया पढ़ता गया और एक हाथ से स्टीयरिंग मजबूत पकड़े रखा। कुछ देर बाद मैंने दिल में सोचा, फिर भी एक बार देख लूं कि वो दोनों कहां तक आए हैं। मैंने हिम्मत करके बैक व्यू मिरर में देखा और जो देखा उसने मेरा खून जमा दिया। वो दोनों जमीन पर नहीं, हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे आ रहे थे, जैसे कोई कौवा या गिद्ध, मगर इंसानी शक्ल में। उनके चेहरे मजीद भयानक हो चुके थे, कपड़े हवा में लहरा रहे थे और वो चीख चीख कर मुझे आवाज़ें दे रहे थे, नहीं बच सकता तू हमारे हाथों से, वापस आ जा, ये सड़क कहीं नहीं लेके जाएगी तुझे। अम्मा की आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मैंने फ़ौरन शीशा थोड़ा सा नीचे किया, सूरतुल फलक और नास बुलंद आवाज़ में पढ़कर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी, स्टीयरिंग पर मजबूती से गिरफ्त जमाने रखी और ख़ुद से कहा, अगर आज मरना है तो ऐसे ही चलते चलते मर जाऊं, किसी खंबे या पहाड़ से टकराकर, मगर इनके हाथों नहीं। इनके पास गया तो फिर कोई बचने का चांस नहीं। कुछ 5-10 किलोमीटर तक वो दोनों मेरे बिल्कुल पीछे पीछे उड़ते हुए आते रहे। फिर अचानक दूर कहीं रोशनी की लकीर दिखाई दी, जैसे कोई छोटा सा कस्बा या पेट्रोल पंप हो। जूं मैं रोशनी की तरफ बढ़ता गया, बैक व्यू मिरर में उन दोनों के चेहरे और आवाज़ें मध्यम होती गईं। आखिरकार एक मोड़ मुड़ते ही मैं एक निस्बतन आबाद सड़क पर आ गया, जहां 2-4 दुकानों के बोर्ड, एक पेट्रोल पंप और दूर कहीं पुलिस की चौकी का बल्ब नजर आया। इसी लम्हे मिरर में मैंने देखा कि वो दोनों अब नजर नहीं आ रहे। मैंने दिल ही दिल में सजदाए शुक्र अदा किया और सीधा पेट्रोल पंप के पास ट्रक रोक दिया। ट्रक रुकने की देर थी कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं वहीं स्टीयरिंग पर सर रखकर बेहोश हो गया। बाद में मुझे उसी पेट्रोल पंप के लड़कों ने बताया कि जब वो रात को आवाज़ सुनकर बाहर निकले तो देखा कि मेरा ट्रक एक तरफ खड़ा है, हेडलाइट्स जल रही हैं और मैं अंदर बेसुध गिरा पड़ा हूं, सर से खून बह रहा था। उन्होंने फौरन पुलिस को बुलाया, एम्बुलेंस आई, मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर आधा घंटा और लेट हो जाते तो ये बंदा शायद जिंदा न बचता। 2 हफ्ते में अस्पताल में रहा, फिर 1 महीना घर पर आराम किया। सर के जख्म के टांके अब भी हल्का सा निशान छोड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने जिंदगी में एक फैसला कर लिया। मैंने रात के वक्त ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया।
आज भी अगर कभी मजबूरी में रात को निकलना पड़ जाए तो ट्रक में सिर्फ तिलावत, नातें और दुरूद चलते हैं, कोई गाना, कोई फजूल बात नहीं। और जिस रूट पर वो अलहम्द होटल था, मैंने दोबारा कभी उस साइड जाने की हिम्मत नहीं की। 2-1 ड्राइवरों से मैंने यूं ही बातों बातों में उस होटल के बारे में पूछा, मगर किसी को भी ऐसे किसी होटल का नाम तक मालूम नहीं था। अब आप ही बताएं, क्या मैं वो जगह वाकई देख कर आया था या वो दोनों मुझे किसी और दुनिया की किसी और जगह ले गए थे? मैंने ये पूरा वाकया आज तक सिर्फ 2 लोगों को सुनाया है, एक मेरी बीवी को और एक मेरे एक बहुत करीबी दोस्त को। बाकी सबके सामने मैंने बस ये कहा कि ट्रक से गिर गया था, सर पर चोट आई थी। मुझे मालूम है बहुत से लोग इस बात का मजाक भी उड़ाएंगे और कहेंगे कि रात को वहम हो गया होगा, हादसा हुआ तो तूने भूतों का नाम ले लिया। लेकिन मेरे भाई, जिसने वो आंखें देखी हों, वो जली हुई शक्लें, वो आवाजें, वो अंधेरी सड़क और अपना बहता हुआ खून, वो जानता है कि ये सब वहम नहीं था। मैं आज भी हर दुआ में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे उन खबीस रूहों के चंगुल से निकाल लिया। और मैं ये कहानी आप सब तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि अगर कभी आप अकेले सफ़र में हों, किसी सुनसान जगह पर अजीब सा होटल देखें जहां न कोई गाहक हो, न आसपास बस्ती, और वहां के लोग आपको हद से ज़्यादा खुशी और प्यार से रोकने लगें, तो खुदारा सिर्फ आवाज़े नफ्स पर या पेट की भूख पर एतमाद मत कीजिएगा। 2 बार सोचिएगा और अल्लाह को याद कीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और अम्मा और लाल आपका भी हमेशा हमेशा के लिए वही मेहमान बना ले। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। अब आप बताएं, आपके ख्याल में वो बूढ़ी औरत और उसका बेटा कौन थे? क्यों हर आने वाला ट्रक ड्राइवर यहीं का होकर रह जाता था? उस पुराने होटल के पीछे आखिर कौन सा राज छिपा हुआ था जो आज तक भी मेरे जहन से नहीं निकलता? अल्लाह हम सबको हर ज़ाहिरी और बातनी शर से महफूज रखे। आमीन।